हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूँ वो चैप्टर बोल सकते हैं वर्क एनर्जी पावर है। और कंसेप्ट जो ये आज का क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो है वर्क एनर्जी थियरम जो आपने किया होगा, आप जानते भी होंगे। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग इस पे और डिस्कस कर देखते हैं। क्वेश्चन है अ स्मॉल ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है पॉइंट बी पे, स्लिपिंग डाउन फ्रॉम अ पॉइंट बी से वो नीचे स्लिप हो रहा है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ए बी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सेक्शन BC इज स्मूथ। यहां पे सेक्शन BC है। सेक्शन BC, ये जो पार्ट है ना सेक्शन BC, वो एकदम स्मूथ है। मैं यहां लिख देता हूं, दिया नहीं मैं लिख रहा हूं, ये एकदम स्मूथ पार्ट है। एंड द रिमेनिंग सेक्शन CA, ये रफ है विद अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो AC सेक्शन जो रफ है वहां पे जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो म्यू है। It is found that the block comes to rest as it reaches the bottom point A. ये देखा गया है कि जब आप इसको रिलीज करेंगे ये स्लाइड होता जाएगा। B से C तो स्मूथ है, फिर C से रफ है और A पे जस्ट पहुंचने पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है, रुक जाता है, वो रेस्ट में आ जाता है। आगे इफ BC is equal to 2AC, BC जो है वो AC का डबल है। तो सपोज हम लोग AC को ले लेते हैं L, लेट्स से AC इज L, ठीक। तो भाई BC कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा 2L, क्योंकि वो डबल है। तो अगर AC L है, क्योंकि बोला है BC AC का डबल है, BC जो है वो AC का डबल है, तो AC को अगर हम L ले लेंगे तो BC 12 हो जाएगा। अब अगर BC is to AC, the coefficient of friction is mu is equal to K tan theta. What is the value of K? अब ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब कोई नंबर होगा, एक आंसर जो होगा नंबर में होगा, उसी नंबर हमको टाइप करना है और आंसर हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं वही लिखूंगा, ये आज का जो सम है वो पूरा का पूरा वर्क एनर्जी कंसेप्ट अगर आपको आता हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, तब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको पता है तो वेरी गुड। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है बिकॉज ऑफ फोर्स, जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है बिकॉज ऑफ फोर्स तो वर्क डन होता है। ये तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला F into S, फोर्स into डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो वर्क डन होता है उसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन is equal to the change delta KE, वर्क डन is the change in the kinetic energy। मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं मालूम है तो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ऊपर लिफ्ट करता हूं, आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, तो मैं अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा हूं और ये ऊपर लाके रख रहा हूं, तो उसके जब ऊपर आप लाते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और आके वो रेस्ट में आप कहीं रख देंगे तो रेस्ट में हो जाएगा। अब रेस्ट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो एनर्जी है जो इनिशियली जो ज्यादा वेलोसिटी हो सकती है ज्यादा हो जाके रुक गई है, तो वेलोसिटी कम हो गई है, मतलब डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। कब? जब आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। अभी यहाँ पे आप वर्क जो कर रहे हो किस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी आप जानते थे कि ये सब टर्म्स मालूम होना चाहिए, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है जहां पे जो वर्क डन होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। आप कोई भी पाथ फॉलो करो, वर्क डन सेम रहेगा अगेंस्ट दैट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी बॉडी की डिक्रीज हो जाती है।
जो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है ना वो नेगेटिव में चला जाता है बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग। और यही चीज, यही पेन अगर मैं छोड़ दूं और ये जब ये नीचे गिरेगा तभी भी तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, देयर इज अ फोर्स, बॉडी ऊपर से नीचे जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन तो होगा। अब यहाँ पे वर्क इज डन बाय द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स खुद वर्क कर रहा है ना, मतलब उसको खींच रहा है और उसी के डायरेक्शन बॉडी मूव कर रहा है, इट इज नॉट अगेंस्ट, इट इज इन द डायरेक्शन। तो व्हेन द फोर्स इज, जब बॉडी डिस्प्लेस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस समय जो वर्क डन होता है उसकी वजह से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज होगा ना, जब बॉडी नीचे गिरेगा तो स्पीड इंक्रीज होगा, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में चला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट और इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, देयर इज अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इफ यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, then the kinetic energy decreases, and if you are doing work in the direction of conservative force, if the work is done by the force, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं work is done by the force, in that case kinetic energy बढ़ जाती है, then it becomes positive हम बोल सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, वर्क जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट करते हैं। बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना वर्क जो किया है वो स्टोर हुआ है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक चीज है जो समझनी चाहिए। तो कई बार आप देखेंगे ना वर्क डन को लोग लिखते हैं डेल्टा पीई, डेल्टा पीई इज इक्वल टू डेल्टा केई। ये कब लिखेंगे, जब वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब पूरा का पूरा वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की भी बात होने वाली। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप वर्क करेंगे तो डिपेंड करता है कि आपने क्या पाथ फॉलो किया है। अलग अलग पाथ के हिसाब से वर्क चेंज हो जाएगा, इवन दो इनिशियल और फाइनल अपर सपोज पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन आपने क्या पाथ फॉलो किया है उसके हिसाब से वर्क डन चेंज होता जाएगा अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल में आप कोई भी पाथ फॉलो करो वर्क डन चेंज नहीं होता। ये बेसिक फर्क है जो कि, क्योंकि हम यहाँ क्यों दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। देखिए याद रखिए, मैं अपने प्रॉब्लम में जब भी डिस्कस करता हूं, मैंने आपको बताया कि मैं ऐसा सम फार्मूला देके खत्म नहीं करता। मैं चाहता हूं कि अपना एक प्रॉब्लम अपने आप में एक लेक्चर बनना चाहिए, उसका जो कंसेप्ट है पूरा अच्छी तरह आपके अंदर दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं आपको करवाने की, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा। तो वर्क डन, अब पॉइंट बी से पॉइंट ए तक तो वर्क डन हो रहा है, और इस वर्क डन दो पार्ट में हो रहा है, वर्क डन दो पार्ट में हो रहा है। देखिएगा समझिएगा, अब ये जो वर्क डन है ना, एक जो वर्क डन है ग्रेविटी का है कि नहीं, और दूसरा वर्क डन है फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स। आप जब बी से ए तक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं नीचे, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है, तो उस समय जो वर्क डन हो रहा है इट इज डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, बी से ए तक। तो ये जो वर्क डन है दैट इज फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहां पे जैसे आप सी पे पहुंचते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अपना काम करना शुरू करता है, आपको अपना बॉडी को अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब C से A तक जो वर्क डन होगा दैट विल बी अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो वर्क डन है वो C से A तक है, दो वर्क डन है। एक वर्क डन B से A तक पूरा ग्रेविटी की वजह से, दूसरा वर्क डन C से A तक। तो मतलब C से A वाला पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, उसमें ग्रेविटेशनल का भी वर्क डन है और फ्रिक्शनल का भी वर्क डन है। C से A में दोनों चीज आएगी, मतलब उसको दोनों को अलग अलग वर्क डन में सेपरेट करके करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
है ना, दो वर्क डन है, तो ये आप समझ गए। अब मैं जो स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, आप सोच के बताएगा कि ऐसा क्यों है। मैं लिख रहा हूं कि जो टोटल वर्क डन होगा ना दोनों की वजह से, वो होगा 0। जब मैंने स्टार्ट किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने बोला था जो वर्क डन होता है दैट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, बराबर है, परफेक्ट है। तो अगर मैं ये 0 बोल रहा हूं कि दोनों का टोटल वर्क डन अगर 0 है, मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुई? 0 कब होगा? when there is no change in the kinetic energy, मतलब the change in the kinetic energy is 0। क्या ये सही है? चलिए देख लेते हैं। जब आपका ब्लॉक बी से स्टार्ट हुआ स्लाइड होना, तो वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। ठीक, इनिशियल 0 थी। अब जब वो ए पे पहुंचता है तो क्या लिखा है इधर? ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेस द बॉटम पॉइंट ए। जस्ट ए पहुंचने पर, आप ये मत सोचिएगा कि जमीन पे पहुंच गया इसलिए, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। अगर ये, मैं आपको बता दूं, अगर ये एसी रफ नहीं होता ना, रफ फ्रिक्शनल फोर्स वहां स्मूथ होता ना, तो ए पे वेलोसिटी होती, हाई वेलोसिटी होती। लेकिन इस फ्रिक्शनल की वजह से जैसे ही ब्लॉक ए तक पहुंचता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, रेस्ट में 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 ब्लॉक की। सो व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी? फाइनल इज 0, इनिशियल इज 0, फाइनल माइनस 0 इज 0। इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक, इन फैक्ट इट इज 0 ओनली, इट इज 0, 0 स्टार्टिंग में 0 बाद में। इसका मतलब है इस जगह पे टोटल वर्क डन 0 है। मतलब समझे कैसा, अगर आपको इसको इमेजिन करना है तो कैसा होगा, ये ब्लॉक बी से सी जा रहा है और स्पीड बढ़ रही है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई हो रहा है। बी से सी में वर्क इज बीइंग डन बाय ग्रेविटी, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सो दैट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब सी पे पहुंचने के बाद वहां पे ट्विस्ट हो जाता है, वहां पे सिचुएशन बदल जाता है। क्यों? फ्रिक्शन खड़ा होता है, वहां पे रफ सरफेस है। अब सी से ए में क्या होगा? ग्रेविटी तो अपना काम कर ही रही है, ग्रेविटी बी से सी जो कर रही थी, सी से ए में भी ग्रेविटी अपना काम करेगी, लेकिन वो जो वेलोसिटी बढ़ रही थी उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया। अब फ्रिक्शन क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करेगा, ठीक। और उसका इतना ज्यादा, आप बोल सकते हैं, ताकत है कि वो जो वेलोसिटी बढ़ रही थी फ्रॉम बी टू सी, वो घटना शुरू हो जाती है। बिकॉज अभी वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगेंस्ट है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। और ऐसी घटती है कि ए पे पहुंचने पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये पूरा हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में या इस प्रॉब्लम में, इसीलिए टोटल वर्क डन 0। ये आपको समझना है। ये आपको समझ में आ गया तो फिर तो समझ लीजिए हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं दोनों वर्क डन का अलग अलग हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं सिर्फ ग्रेविटी का। मैं आपको सिर्फ ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। बी से ए ब्लॉक, ब्लॉक कहीं बीच में है सपोज, जस्ट इमेजिन यहाँ पे ब्लॉक है। अब ग्रेविटी देखिए, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg, ठीक है ना। तो ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड्स है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बी से ए, वो भी हमको वर्टिकल डाउनवर्ड्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये टोटल लेंथ जो है ए से बी वो है 3l, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि l + 2l 3l। लेकिन जैसे कि मैंने कहा मेरा फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे उसका इक्विवेलेंट जो डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लेना पड़ेगा। तो अगर ये 3l है और ये थीटा है, तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? 3l sin थीटा। तो फोर्स जो है वो mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्डिंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बी से का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो है 3l sin थीटा। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस जगह पे वर्क ड्यू टू ग्रेविटी में आएगा mg इनटू 3l sin थीटा प्लस, आई होप आपको समझ में आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब मैं आता हूं वर्क डन अगेंस्ट है, बाय नहीं बोलते, अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स।
उसका डायग्राम मैं अलग से आपको बना के बताऊंगा। अब उसका जब डायग्राम बताऊंगा तो मेरे को सी से बताना पड़ेगा, है कि नहीं? अब आपको इतना पार्ट सी से वाला पार्ट जो कि रफ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कोई, अब समझे ब्लॉक कहीं भी है इधर, अब हमको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स उसको ऊपर खींच रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उसको ऊपर खींच रहा है, F। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई? फ्रिक्शनल फोर्स आप तो जानते होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इनटू N। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, N इज द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वो ऐसे एक्ट करेगा, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है। अच्छा, मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, mg। अगर मुझे n चाहिए, अगर मुझे n चाहिए तो मुझे mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कर लेते रिजॉल्व, देखिए रिजॉल्व रेजोल्यूशन, एक होगा इन द लाइन ऑफ नॉर्मल और एक होगा अलोंग द सरफेस, दो पार्ट होगा। तो ये पार्ट देखिए, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। हम लोग को इंटरेस्ट है mg cos थीटा में, क्योंकि हमको तो n चाहिए ना। तो इसका मतलब है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको मैं लिख सकता हूं म्यू, n की जगह लिख सकते mg cos थीटा। ये गेट द पॉइंट। मैंने फ्रिक्शनल फोर्स जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है उसका मैंने एक्सप्रेशन निकाल के आपको बताया है, म्यू mg cos थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। और वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, जो वर्क डन हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो ये जो पोर्शन है भाई L है ना, ये तो A से C कितना है, दैट इज L। तो ये F हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, म्यू mg cos थीटा, ये फोर्स है, इनटू डिस्प्लेसमेंट L। क्या मैं माइनस लिखूंगा? यस, मैं माइनस लिखूंगा। क्यों माइनस लिखूंगा? क्योंकि वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। यहाँ पे वर्क इज डन बाय द फोर्स, तो पॉजिटिव, यहाँ वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, तो नेगेटिव। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब ये माइनस को हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, तो देखिए mg 3l sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा इनटू l। अब देखिए क्या कर सकता है, mg दोनों साइड से कट गया, l भी कट गया। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 cos को नीचे ले आइए, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू 3 tan थीटा, बट it is given क्या दिया भाई, it is given mu is equal to k tan theta, दिया है ना, खत्म, सभी दो। यहाँ पे आपको 3 टाइप करना है भाई, 3 और 4 बात मिल जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जब क्वेश्चन लेता हूं ना, मैं सिर्फ फॉर्मूला देके निकलने का नहीं, मुझे उस सम को पूरा एक अपने आप में एक समझना, पूरा कंसेप्ट है जिसको समझना है पूरा डिटेल में। मैं इसमें नहीं विश्वास करता कि आप कितने सम्स प्रैक्टिस करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी का मतलब है कैसा भी सम हो आपको उसमें एकदम डेप्थ में समझना है। अभी जितने भी कंसेप्ट होंगे, कितने कंसेप्ट होंगे, 100-150 कंसेप्ट। अगर आप उस 100-150 कंसेप्ट को आप समझ लिए, जिसके लिए आपको 100-150 सम करना चाहिए, लेकिन ट्रेंड है लोग 500, 1000, 2000 सम्स करते हैं प्रैक्टिस के नाम पे। इनफैक्ट वो जरूरत नहीं है, हर एक कंसेप्ट का एक सम ही इनफ है अगर आपको समझ में आया तो। करते क्या है स्टूडेंट लोग, करे जाएंगे सम, प्रैक्टिस कर, बोलते प्रैक्टिस करो और करो। क्यों भाई, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम सिर्फ सम को एज अ सम लेके फॉर्मूला अप्लाई करके निकल जाते हैं, हम उसको डेप्थ में नहीं जाते। जाइए डेप्थ, आपका मेहनत कम हो जाएगा, आपको बहुत कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम सम्स प्रैक्टिस करके भी आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, उस पे ज्यादा ध्यान।
तो ये मेरा एक एडवाइस है आपको, फॉलो करने की कोशिश करिए। दूसरा तो मैं हर बार जो बोलता हूँ, प्रैक्टिस अलग अलग टॉपिक से, चैप्टर से करिए, ब्रेन को चैलेंज करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी आपको एग्जाम में कंफर्ट फील होगा। वहां पे आप अनकंफर्टेबल उस समय एग्जाम में नहीं, अभी अनकंफर्टेबल होंगे चलेगा, एग्जाम में कंफर्टेबल होना चाहिए। अलग अलग चैप्टर, अलग अलग टॉपिक से प्रैक्टिस करिए, बहुत फर्क पड़ेगा। और कंसेप्ट्स को तो बहुत ही क्लियर रखिए। उसका जरूरी एक है कि आप फॉर्मूला चैप्टर वाइज बनाइए, खुद अपने हाथ से लिखिए और उसको देखते रहिए। और मेरे अलग अलग प्लेलिस्ट हैं चैनल पे, सीईटी है, मेंस है, नीट है, एडवांस है, सब देखिए। एडवांस के बारे में बात तो बता दूं आपको, आप देख के विश्वास नहीं करेंगे कि वो इतना डिफिकल्ट नहीं जितना लोग उसके बारे में बोलते हैं। वही है, कंसेप्ट क्लियर है। तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।